जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। का नाम बताओ। प्रिय प्रवास की बात चलत ही सूखी गया तिये कोमल गात। जैसे ही प्रिय प्रवास की बात चली तो कोमल गात उनका सूख गया, मतलब इतनी बड़ा चढ़ा करके बिल्कुल बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अति संयुक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, वो हाँ पढ़ करके समझना पड़ता है। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है? खाली स्थान और शब्द चयन में विशेष ध्यान देने से कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती। किस किस में? तो आपको बता दें कि इसका उत्तर कमेंट में आपको ही बताते जाना है और फिर हम भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो अलंकारों के सार्थक प्रयोग से क्या होता है कि अलंकारों के सार्थक प्रयोग शब्द चयन से भाव संप्रेषण में सहायता मिलती है। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुने। रस खाली स्थान है। कैसा है? जब रस होता है तो क्या आता है? आनंद। तो रस कैसा है? आनंद स्वरूप। एक और बात बता दें, आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो चाहे हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे बाल विकास आदि के हों, हम आप तक लेकर के आते रहते हैं। चैनल पे बहुत से वीडियो अपलोड हैं, आप प्ले लिस्ट में जा करके आपको जो भी वीडियो देखना है वो ज़रूर देखें। और आप यदि पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी और इस हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएं। आपको हम पूरी तैयारी टॉप 50 स्टडी YouTube चैनल के माध्यम से कराएंगे। आगे देखें, सही विकल्प चुने। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाव दशा के कारण यदि वचनों में परिवर्तन आ रहा तो क्या कहेंगे? उसको वाचिक। ठीक है, अब वाचिक क्या कह लेंगे? क्योंकि भावों में परिवर्तन आ रहा है तो अनुभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वाचिक अनुभाव। आगे देखते हैं, सही विकल्प चुनिए। काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को खाली स्थान किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। किस रूप से किया जाता है? तो आपको बता दें कि यहाँ पर कलात्मक रूप से कविता में वह प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को क्या दिया जाता है? पल्लवन में विस्तार दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? मात्र विस्तार दिया जाता है। ठीक है, मात्रा विस्तार नहीं होगा, मात्र होगा, याद रखिएगा। आगे बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीडियो पूरा देखना। पल्लवन और गद्य से पूछे जाते हैं कई बार क्वेश्चन। लोग सबसे ज़्यादा इसी क्वेश्चनों में गलती करके आते हैं हिंदी में, इसलिए आप पढ़ लें। पल्लवन सामान्यतः खाली स्थान भाषा में किया जाता है, तो किसमें? गद्य भाषा में किया जाता है पल्लवन। पल्लवन और संक्षिप्तीकरण दो चीज़ें हैं। संक्षिप्तीकरण करते समय क्या करना चाहिए? अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं तो अलंकार शैली का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना इस बात को। ज्ञान की किसी विशेष विधा कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली। किसी विशेष विधा या कार्य क्षेत्र में जो शब्दों का प्रयोग कहलाता है वो क्या है? पारिभाषिक शब्दावली है। आगे, चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को खाली स्थान कहते हैं। जिसमें चमत्कार की क्षमता ऐसा एक ही श्लोक वह क्या कहलाता है? मुक्तक। आपने सुने होंगे, कबीर इत्यादि के दोहे हैं वो, मुक्तक 4 लाइन के होते हैं। ठीक है, आगे देखें, खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक खाली स्थान नहीं होता। क्या नहीं होता? विविधता और विस्तार नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही मुख्य चरित्र रहता है खंड काव्य में। महाकाव्य होता तो उसमें पूरा जीवन चरित्र रहता है, इसलिए वहाँ पर हो जाता विविधता विस्तार। खंड काव्य में नहीं हो पाता वो। हाथी का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है। हाथी का पर्यायवाची बताओ, तो सबको पता है कि मतंग क्या होता है? हाथी का
पर्यायवाची होता है। सही आंसर है, मतंगा आप लगा लीजिएगा। हमारे बताने से पहले आप भी कमेंट में उत्तर बता सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको सर्च करना है टॉप 50 स्टडी और इस चैनल से आपको जुड़ जाना है। पूरी तैयारी यहाँ पर हम आपको कराएंगे। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? क्या लाता है? तो आपको बता दें, काव्य गुण। काव्य गुण है वह कविता के पदों में सक्रियता प्रभावशीलता लाता है। निम्न में से ओड़ा प्रत्यय से बना शब्द है। प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं तो ओड़ा आप देख लें किसके बाद में है, तो हसोड़ा। क्या बन जाएगा? हसोड़ा। देखिए ये है ओड़ा, ठीक है, हसोड़ा ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्न में से गार प्रत्यय से बना शब्द। अब गार देखो किसमें, इसमें तो गर है लास्ट में, इसमें भी गर है, इसमें भी, इसमें है गार, तो मददगार, ये उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। ऐसे हमें सही उत्तर लगाना है, पहचानना है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, ऐसे प्रश्न आगे भी आप तक आते रहें। ठोस का विलोम है। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? ठोस मतलब कठोर, तरल। ठोस का विलोम क्या हो जाएगा? तरल। बिल्कुल स्पीड से हमें लेना है, समय को बचा करके आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न के लिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोली किसकी इकाई है? तो बोली भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण, ठीक है। ऐसे ही बोली किसकी है? तो बोली भाषा की छोटी इकाई है, याद रखिएगा। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। अब एक कौन सा वाक्य है? 3 प्रकार के वाक्य अपन पढ़ चुके हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त, सरल और निषेधात्मक आदि वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं मानी। कैसा वाक्य है? तो परंतु वगैरह जो आ जाए और आ जाए तो हमने बताया था संयुक्त वाक्य होता है। मैंने उसे समझाया एक वाक्य, परंतु वह नहीं समझी दूसरा, तो संयुक्त वाक्य हो गया, ठीक है। अब देखें, नीचे दिए गए वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताइए। इसके लिए मुहावरा बताना है। वाक्य दिया है बहुत अधिक परिश्रम करने वाला, तो बहुत अधिक जो परिश्रम करता है उसके लिए अपन क्या कहते हैं? कोल्हू का बैल। कहते हैं ना, कोल्हू के बैल जैसे पिल रहे हो भैया, बहुत अधिक परिश्रम कर रहे, तो कोल्हू का बैल। मुहावरा लोकोक्ति हम डेली वैसे भाषा में अपने प्रयोग करते हैं, पहचानने की ज़रूरत है। इसके लिए भी सही मुहावरा बताना है। क्या है? राम उससे जब पुस्तक मांगने लगा तो वह खाली स्थान करने लगा। अपन किसी से कुछ मांगते उसको नहीं देना हो तो वो क्या करते हैं? वह करते हैं आनाकानी। अपन नहीं कहते भैया आनाकानी कर रहा है, वो ऐसा काम कर ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे, तो आनाकानी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं। एक और बात बता दें, यदि आप संस्कृत के लिए आपको अभी तक व्यवस्थित अध्ययन नहीं मिला हो तो आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर के आप संस्कृत के व्याकरण के, पेडागोजी के, संधि, समास आदि सारी कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। युवकों को खाली स्थान होने पर ही विवाह करना चाहिए। क्या होने पर? अपन कहते भैया अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तब शादी कर लेना। आगे नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाग लगना। दाग लगना मतलब क्या होता है? कलंक लग जाता है। अपन बोलते हैं ना, तुम्हें दाग लग गया भैया, कलंक लग गया, ऐसा गलत काम किया, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखती जाइए। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए, ठीक है। तो अमूल और अमूल्य। अमूल जिसका मूल नहीं हो वो क्या कहलाता है? अमूल। मूल मतलब होता है जड़, तो एक हो जाएगा जड़ रहित, ठीक है। और फिर अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसकी कोई कीमत नहीं हो, जिसकी कोई कीमत या बहुत अधिक कीमत हो, ऐसे उसके कोई सामान्य मूल्य ना लगा सके, तो जड़ रहित और कीमती। इस प्रकार से 3 नंबर उत्तर सही हो जाएगा। और देखें, निम्न नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताइए। असाध्य और असाधु। असाध्य मतलब होता है जो आसानी से साध्य ना हो, मतलब कठिन हो, एक तो हो जाए कठिन। और असाधु मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। तो कठिन और दुष्ट कहाँ लिखा है? शुद्ध ए लिखा है, कठिन और दुष्ट। 4 नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दीजिएगा। आगे देखें, अबली और आबिल का अर्थ। अबली और आबिल का अर्थ बताना है। तो अबली तो आप जानते हैं, पंक्ति लगा देना, तो पंक्ति हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? पंक्ति। अब दूसरा है आबिल। तो आबिल का अर्थ होता है गंदा। क्या होता है? गंदा। तो पंक्ति और गंदा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। आगे
पंचपात्र में कौन सा समास है, कई बार ये पूछा गया। तो हमने बताया था कि पहला शब्द संख्यावाची जहाँ पर होता है वहाँ पर दिगु समास होता है। ठीक है, तो दिगु, संख्यावाची दिगु, याद रखिएगा। यहाँ पर रस का नाम बताना है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलधि निम्न का सहारा कहाँ है, अब तक जिसको मैं देख के जे चुकी वह हृदय हमारा नेत्र तारा कहाँ है। तो यहाँ पर कौन सा, अब यहाँ पर बिछुड़ने की बात हो रही है कि भैया कहाँ है, तो करुण रस यहाँ पर हो जाएगा, करुणा प्रकट हो रही है अपने पति के लिए। ठीक है, इसलिए वह करुण रस यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखते हैं, छंद शब्द का मुख्य अर्थ। छंद शब्द का मुख्य अर्थ बंधन है। खाली स्थान नियमों के आधारित काव्य रचना को छंद कहा जाता है। तो कौन कौन से नियम है वो बताना है। तो देखें, छंद में क्या क्या होता है आप सबको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो कई बार पूछा जाता है, गति होती है, तुक होती, मात्रा विराम। तो कहाँ है, गति तुक मात्रा विराम। ठीक है, इस प्रकार से इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। और अगला देखते हैं, उससे पहले बता दें लाइक जरूर करना दोस्तों, शेयर भी अपने दोस्तों तक कीजिए, जिससे वो लोग भी हिंदी अच्छे से पढ़ सके। आगे देखें, खाली स्थान से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। व्यंग्यार्थ मतलब व्यंग का कहाँ पर बोध होता है, व्यंजना शब्द शक्ति में क्या होता है, व्यंग्यार्थ का बोध होता है। शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, कौन से लिंग का है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, कैसा शब्द है, ये किसके आधार पर होगा हिंदी में। तो आपको बता दें, आप भी कमेंट में बताते जाएं, संज्ञा के आधार पर। किसके आधार पर, संज्ञा के आधार पर। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च करें टॉप 50 स्टडी, और हमारे इस चैनल को जा कर के आप इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं। पूरे हिंदी के आपको वीडियो क्रम से मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल जाएं और जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो अगला बढ़ते हैं कि कारक कितने होते हैं। हिंदी में आपको बता दें, कारक 8 होते हैं। ठीक है, हिंदी में कारक कितने हैं, 8। कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पेपर, संबोधन, एहे वो और ऐसे होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखें, निम्नलिखित किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक, अब जैसे पहला दिया है बहनारूढ़। बहनारूढ़ मतलब बाहनारूढ़ मतलब वाहन पर आरूढ़, पर सप्तमी जो अधिकरण कारक है उसका चिन्ह क्या है, मैं पर, तो वाहन पर आरूढ़। तो यही क्या हो जाएगा, उसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है वो आपको बतलाना है। तो कुछ भी अनिश्चय है, कुछ ना कुछ ये भी अनिश्चय है, सब कुछ क्या सब कुछ, कोई वो भी अनिश्चय है। तो जो वह है वह निश्चयवाचक है। ठीक है, बाकी तीन क्या है, अनिश्चयवाचक। डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट आप भी करते जाएं। जलीय का विशेष रूप होगा, जलीय का विशेष रूप। ठीक है, तो जलीय का हो जाएगा जल, याद रखिएगा, जल से बना है जलीय। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। संघर्षी व्यंजन आपको हमने एक बार पहले ही बताए थे कि सा और हा, ये 4 शब्द क्या हैं, ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। क्या है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। तो यहाँ वही पूछा गया है संघर्षी व्यंजन, तो आप हा इसको लगा सकते हैं। ठीक है, हा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श हमने बताया था कि का से लेकर के माँ तक के जो 25 वर्ण हैं वो सारे स्पर्श हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहे नहीं है, तो का वर्ग का है, चा वर्ग है, चा वर्ग का टा भी है, तो या नहीं है। या कैसा है, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ होते हैं या, वा, रा और ला, ये 4 कैसे हैं, अंतस्थ व्यंजन हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे पेपर में, इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप पूरा देखें। सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि कौन सी है। कंठ ध्वनि बताना है जिसका उच्चारण कंठ से होता है। तो हमने आपको बताया था कि का वर्ग जो है वह कंठ से उच्चारित होता है, तो का और खा क्या हो जाएंगी, कंठ ध्वनि हो जाएंगी।
पूरी यदि आपको याद करना है ट्रिक के साथ किसका उच्चारण क्या है, तो चैनल आप टॉप 50 स्टडी चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा, या वीडियो में देख लीजिए तो आप पढ़ सकते हैं। 11 लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो अभी हाल हमने बताया था कि कैसे हैं, अंतस्थ हैं। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हैं। आगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है, या वृक्ष से पत्ते झड़ते हैं वही होना चाहिए। तो ये अपादान कारक का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। अपादान मतलब होता है कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। तो वृक्ष से चिन्ह आ गया और यहाँ पे अलग भी हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, तो अपादान कारक हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची शब्द यहाँ पर बताना है। चलिए पर्यायवाची बताइए जल्दी से। अमृत, अमृत का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, तो पहले दिया है सबसे पहले पीयूष। पीयूष ही क्या है, अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, उदक मतलब तो जल होता है, अम्बु मतलब भी जल, समुद्र, और शहद, शहद आप लोग जानते ही हैं। मरकट, मरकट का पर्यायवाची कई बार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि मरकट कहते हैं बंदर को, याद रखिएगा, बंदर। ठीक है, मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बंदर। आगे, मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची बता दीजिए जल्दी से। पर्यायवाची विलोम, ये तो पूछे ही जाएंगे, कहीं भी हिंदी पूछी जाए तो आपको मेधावी मतलब प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली छात्र नहीं बोलते अपन, मेधावी छात्र ऐसा। जल निधि, जल निधि का पर्यायवाची जहां पर जल की निधि हो, अर्थात सागर, अपार जल हो। ठीक है, ऐसे अर्थ लगा लीजिएगा। सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के बाद जुड़ते हैं, तो बता दीजिए कौन सा प्रत्यय है सनसनाहट, तो सन आहट, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आहट प्रत्यय हो जाएगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग है, अधिमानता जल्दी से बता दीजिए। अधिमानता में उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग हो जाएगा अधि। ठीक है, शब्द के पहले लगते हैं। भरपेट किस समास का उदाहरण है, कई बार पूछा गया है कि भरपेट किस समास का उदाहरण है, तो आपको बता दें पहला शब्द भर क्या है, अव्यय है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नवग्रह शब्द का समास भेद बताइए। नवग्रह, नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का समूह। पहला शब्द है संख्यावाची, तो कौन सा समास हो जाएगा, दिगु, और समाहार का अर्थ भी है। ठीक है, निम्नलिखित में विलोम शब्द चुनना है। चलिए विलोम शब्द आगे भी पूछे जाते हैं, कहीं गद्य पद्य भी पूछा जाए तो उसमें से ही शब्द निकाल करके वो विलोम और पर्यायवाची पूछ लेते हैं, याद रखिएगा। इसलिए वही आपकी तैयारी यहाँ पर चल रही है, इसके साथ साथ गद्य पद्य की भी, संधि पूछ लेते बीच में से, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, यही सब कुछ पूछते हैं, तो वही तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बताइए, कृतज्ञ, कई बार पूछा, कृतज्ञ मतलब होता है जो किए हुए उपकार को माने, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को ना माने। संकीर्ण, संकीर्ण मतलब संकोच, छोटा। ठीक है, तो संकीर्ण का जल्दी से आपको बता दें तो विकीर्ण। ठीक है, मतलब विस्तार। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है, धातुष्मा जल्दी से बता दीजिए भाई, संधि आपने पढ़ी हो, ट्रिक से चैनल पे पढ़ें, तो धातुष्मा में जो संधि हो जाएगी वह आपको बता दें कि दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों, इसका विच्छेद क्या होगा, तो आपको बता दें धातु प्लस ऊष्मा, तो ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, धातुष्मा। ठीक है, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा होगा, निधन कलंक, विसर्ग का हो जाएगा सा। ठीक है, तो बन जाएगा निष्कलंक, विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। पूरी ट्रिक है। मेरा निवेदन होगा आप भी कमेंट में उत्तर बताइए हमारे बताने से पहले। आंख शब्द का तत्सम है। ठीक है, तत्सम क्या कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द जो संस्कृत से थे हिंदी में आ गए, तो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, उनको कहते हैं तत्सम, और जो बदल गए हिंदी में आते आते संस्कृत से उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, आगे और विषय समझाएंगे। तो आंख शब्द को कहते हैं अक्षी, क्या कहते हैं, अक्षी। ए बी सी या डी आपको कमेंट में लिखना है, तो आंख शब्द का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला देखें, कई बार पूछा गया है साखी शब्द का तत्सम। साखी शब्द, सबसे पहले तो आपको तत्सम जानने के लिए अर्थ जान लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो साखी का होता है साक्षी। कमेंट में आप उत्तर देते जाएं, देखिए कौन कितनी आपकी तैयारी है, कितने लोग सही बताते हैं। रिक्शा
किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें रिक्शा जो है वह किस भाषा का है? जापानी भाषा का। आप तो याद रख लीजिएगा रिक्शा कहाँ से आया था? जापान से। बस इतना याद रख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। एक और बात बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों और चाहे संस्कृत की, हमारे चैनल पर पूरे व्यवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगला देखें, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में तो आपको बता दें, उत्थान को पहले आप विकसित कर लें, उत प्लस थान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। उत किसने नंबर पर दिया है? सी दिया है, ए बी सी डी में से सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याद रखिएगा, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। कई बार पेपर में जल्दी में कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो अपमान एक यहाँ पर दिया है, एक दिया है अपना, आवरण और अपकीर्ति। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। तो आपको बता दें, अपमान में अप उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। तो अपना क्या उपसर्ग से रहित है? क्योंकि आ अलग हो जाएगा, आ उपसर्ग है नहीं। पना, पना ये कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखें संधि। संधि की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी। आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें संधि, एक लाइन में आपको पहचानना आ जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको बता दें कि महर्षि का जो संधि विकसित होता है वह होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनता है? महर्षि। तो इसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, ये आपको कमेंट में लिख करके बतलाना है, या आपको स्वयं सर्च करना है, बतलाना है। अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंगा यदि आप पे नहीं बनता है तो। ठीक है, अगला देखें, अगला है स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने ट्रिक भी बताई थी कि या, रा, ला या बा, इस शब्द के पहले कोई आधा शब्द लगा हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पे बा के पहले आधा सा लगा है, इसलिए कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो आपको बता दें इसका संधि विकसित होगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। आप हमारे इन प्रश्नों को पढ़ें। मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न कवर करा दूं। जैसे मैंने विच्छेद भी बता दिया और संधि भी, तो ये इससे आपको सही रहता है। अब देख लें, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, ये संधि विच्छेद हो जाए। अब संधि कौन सी होगी? तो आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ जब कोई भी हलंत वर्ण हो, हलंत मतलब ये जो चिन्ह लगा है ना, ताकि नीचे आधा कर देता है, आ अलग हो गया, तो ये कहलाता है हलंत। तो प्लस के इस तरफ जब हलंत हो, या मतलब इस तरफ व्यंजन हो, तब कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। किसी में भी आप इसको लगा लीजिएगा। अब देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का ए बी सी या डी, जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें, इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, इससे मिलकर के क्या बना? महोत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बता दें गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा एक ही मात्रा हो या फिर एक ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगा करके आना है? गुण संधि वहां पर लगा करके आनी है। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब देखें, यशोदा। यशोदा, यशोदा में जो है वह कौन सी संधि है? वह आपको बतलानी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का? तो यशाह प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। यशाह प्लस दा, तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। तो कौन सा क्या बन जाएगा? यशोदा। इसका याद रखिएगा, विसर्ग का ओ होना, इस नियम को विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा यशोदा। याद रखिए, क्योंकि वहां पर विसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास। संधि और समास दो ऐसी चीजें हैं कि आपने समझ ली ना, तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए।
और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए। हम जाएं प्ले लिस्ट में जाके इनको देख लें। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह, सप्ताह मतलब सबसे पहले आ रहा है सप्त शब्द। सप्त मतलब संख्यावाची। तो हमने बताया था कि संख्यावाची दिगु मतलब पहला शब्द जहां पर संख्यावाची हो वहां पर दिगु समास होता है। तो इसका डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने में हम व्याख्या बताते ना उतने में आपको कमेंटों में उत्तर बतला देना है। आगे देखते हैं, रोग पीड़ित मतलब रोग पीड़ित। अब ये समास बताइए कौन सा समास है। तो इसका अपन विच्छेद कर ले एक बार। रोग से पीड़ित, किससे होता है पीड़ित व्यक्ति? रोग से पीड़ित होता है। तो यहां पर हो जाएगा डी, रोग से पीड़ित। ठीक है। और तृतीय तत्पुरुष इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, यदि उसका भी अपन को भेद बताना है तो तृतीय तत्पुरुष आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखें, कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने शब्द दिए हैं उसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष भाव होता है। मतलब एक विशेषण होता है, विशेषण के द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखें नीलोत्पले दिया है, तो नील उत्पल। ठीक है, तो ये नीले से किसकी विशेषता बता रहे हैं? उत्पल की विशेषता बतला रहे हैं। या नील कमल इत्यादि जो आ जाते हैं। तो ये किस कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? सी, उपमान उपमेय भाव या विशेषण विशेष भाव जहां पर होता है। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो हमने बताया था द्वंद्व समास में आपस में दो शब्दों में द्वंद्व होता है। या तो ये विपरीतार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीतार्थक होते हैं अधिकतर द्वंद्व समास में। तो आप सीधे ही देख लेंगे त्रिनेत्र तो कहीं विपरीतार्थक नहीं, पीताम्बर में भी नहीं, घनश्याम में नहीं, जय पराजय है, सीधा आप लगा लें। मैं कह रहा हूं गारंटी से यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ जाए, बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, सुनिए। और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और प्ले लिस्ट में जाकर के जो आपके वीडियो छूट गए हैं वो भी देख लीजिए। अगला देखें, दिगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? अब देखें, फिर हमने बोला था आपसे कि पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची। तो चार में से कौन सा आपको संख्यावाची दिख रहा है? तो आपको बता दें चौराहा, मतलब चार राहों का समूह। समाहार अर्थ में हमेशा दिगु समास होता है। समाहारे दिगु संस्कृत में कहा गया। संस्कृत के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, चाहे पेडागोजी हो चाहे व्याकरण, वो भी आप देख लें। तो समाहारे दिगु मतलब समाहार के अर्थ में, तो चार राहों का समूह क्या हो जाएगा? चौराहा, दिगु समास। आगे बढ़ते हैं, दावाग्नि शब्द का अर्थ है। अब देखें, कई प्रकार की अग्नि होती है और मैंने देखा बड़वाग्नि, दावाग्नि इत्यादि पूछे ही जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आज हम आपको याद करा दे रहे हैं। तो बता दें, सबसे पहले तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगती है क्या? दावाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि या बड़वा अनल कहते हैं। ठीक है, बड़वा अनल। अनल मतलब भी क्या होता है? आग होता है, तो बड़वा अनल उसको कहते हैं। तो अब देखें आप याद कैसे रहेंगे। जंगल में आग लगती है दावाग्नि। जब कहीं जंगल में आग लग जाए तो व्यक्ति कैसे भागेगा? पैर दबा करके भागेगा। तो दावाग्नि क्या हो जाएगी? जंगल की आग। ठीक है। अब पेट का दूसरा नाम है जठर। पेट का कैसा है? दूसरा नाम क्या है? जठर। तो जठर है, तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि। ऐसे आपको याद है, ये आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया। देखना पेपर में भी आ जाए तो अब बन जाएंगे। अब जल में लगनी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है। अब मान लो कोई समुद्र में आग लगी। समुद्र कैसा होता है? बड़ा होता है, भयंकर विशाल होता है। और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है कोई, तो बड़वानी, बड़ी बात हो गई, तो क्या हो जाएगा? बड़वाग्नि। जल में आग लगना बड़ी बात है, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़वानल या बड़वाग्नि। तो आपने तीनों याद रख ली, जंगल की आग क्या? दावाग्नि, जठराग्नि पेट की आग, और बड़वानल या बड़वाग्नि किसकी आग हो गई? जल में लगने वाली आग। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें
तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ वीडियो आएंगे। आगे देखें, किस शब्द का अर्थ मयूर है। अब 4 शब्द दिए हैं, आपको बतलाना है कि 4 में से कौन से शब्द का अर्थ मयूर है। जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए हमें पूरा काम करना है। कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा आपके लिए लाभ हो। तो मयूर कहते हैं, आपको बता दें, केकी। ठीक है, केकी को क्या कहते हैं, मयूर कहते हैं। एक हमने लाइन पढ़ी थी, केकी कंठ समान छवि, मतलब केकी मतलब मयूर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं केकी। केकी मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर। ये और याद रख लें, नहीं तो भूल जाएं। अब देखें, पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर शब्द कई बार पूछा गया कि पुरंदर किसके लिए प्रयोग होता है। तो आपको बता दें कि इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, और पुरंदर भी कहते हैं, और इंद्र भी कहते हैं, और देवराज भी कहते हैं। तो पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न दोस्तों वो ही हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। ये याद रखिएगा कि क्या नहीं पूछा गई है, नहीं तो क्या कई लोग सोचते हैं निम्न में से कौन सा पुष्प का पर्याय। अच्छा, पहले ही देखा कुसुम, आगे बढ़ गए, बस यही गलती कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने देखा हर पेपर में व्यक्ति गलत करके आता है, उनसे हमें बचना है, और वो हम आपको अभ्यास कराते कराते उससे बचना सिखा देंगे। तो यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहे हैं। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी है, और सुमन भी है। तो अनंग नहीं होगा। क्या, अनंग नहीं होगा। ठीक है, अब अनंग किसका पर्यायवाची है वो आप कमेंट में बताइए, देखते हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी है। तो 3 क्या हो गए, ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता ना, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताते जाइए कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर फटाफट, तो सब पे बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखे, वह कौन कहलाएगा, तो वह कहलाएगा जिज्ञासु। जो हर समय दूसरों के दोष खोजता हो, ठीक है ना, अपन नहीं कहते निंदक नीरे राखिए वाली बात करते हैं ना, तो हर समय उसकी आदत रहेगी दूसरों के दोष ही खोजेगा, तो उसको कहते हैं पर छिद्रान्वेषी। पर छिद्रा, पर मतलब दूसरों के, छिद्रान्वेषी मतलब छोटे छोटे दोषों को भी, अन्वेषी मतलब अन्वेषण करता है, देखता रहता है वैसे इसमें क्या गलती कर रहे। तो याद रखिएगा, पर मतलब दूसरों के, छिद्र मतलब छोटे छोटे भी, अन्वेषी मतलब खोजना, अन्वेषण करना। तो पर छिद्रान्वेषी कहते हैं कौन, किसको, जो दूसरों के दोष खोजता हो। पर निंदक तो दूसरों की निंदा करता हो, वो कहलाएगा। आलोचक भी वो ही कहलाएगा। सर्वनिंदक जो सबकी वो करे, निंदा करे। तो यहाँ पर छिद्रान्वेषी मतलब दूसरों के दोष खोजने वाला। और देखें, सौतेली माता के लिए प्रयुक्त शब्द है। सौतेली माता के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि क्या कहा जाता है, तो उसके लिए कहा जाए विमाता। जो माता नहीं है वह क्या क्या कहलाएगी, विमाता। लेकिन सौतेली माँ भी माँ ही मानी जाती है, उसको विमाता की कोटि में आता है। कुमाता जो बुरी माता होती है, याद रखिएगा। सुमाता जो अच्छी माता है। तो यहाँ पे लेकिन पूछा है सौतेली माता के लिए, तो वह क्या हो जाएगी, विमाता हो जाएगी। आपको तो बस कंटिन्यू हमारे वीडियो देखते जाना है, जितने भी वीडियो चैनल पे अपलोड हों। डेली आप 10-15 मिनट का समय निकालिए, कुछ दिन आप पढ़िए हिंदी व्याकरण में, कहीं आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैं गारंटी से कहता हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रश्न तो वो ही फंसेंगे जो हम आपके लिए ले करके आ रहे हैं। तो पिछले वीडियो जिसके छूट गए हों वो भी देख लें चैनल पे जा करके। अगला देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके। अब जिसको जीता नहीं जा सकता है उसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट में उत्तर बता दें। तो वह हो जाएगा अजेय। जो जीता ना जा सके वह क्या हो जाएगा, अजेय। ठीक है, यहाँ पे अज्ञेय दिया है। अज्ञेय मतलब जो जाना जा सके। दुर्जय मतलब जिसको पार ना किया जा सके, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे अजेय कहलाएगा वह। और देखते हैं, जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहेंगे। जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों से जिसको हम देख ना सकें, जान ना सकें, वह क्या कहलाएगा। तो आपको बता दें कि जो इंद्रियों से परे हो, हाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज आपको बता दें, ने ये पूछा है जो इंद्रियों से परे हो मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया हो,
तो वह कहलाएगा। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें दो लगते हैं, क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पर तो उत्तर हो जाएगा जितेंद्रिय, या फिर ऐसा कह सकते थे कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, वह जितेंद्रिय। और कई बार और जो इंद्रियों के गोचर ना हो उसको कहते हैं अगोचर, जिसको इंद्रियों से ना जाना जा सके उसको कहते हैं अगोचर। ठीक है, अगम मतलब जहाँ पर ना जा सके उसको कहते हैं अगम। और अगणित जिसको गिना ना जा सके। तो यहाँ पर इसका भाव इनका ये लग रहा है कि जो इंद्रियों से परे हो, मतलब इंद्रियों को भी जिसने जीत लिया उससे भी आगे हो, भाई कहलाता है जितेंद्रिय। और यहाँ पर यदि ये लिख देते कि जो इंद्रियों से ना जाना जा सके तो उसको कह देते अगोचर। तो यहाँ पर जितेंद्रिय, आप इसका उत्तर ठीक लगा लेना। ऐसे आगे और जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।